हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में प्रीवियस हमने पढ़ा, उसकी पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से मैक्रो का यूज़ प्रोग्राम में किया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि मैक्रो को हम 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पहला सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स, तीसरा नेस्टिंग ऑफ मैक्रो। जिसमें से सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम मैक्रो को आर्गुमेंट के साथ सीखेंगे, किस तरीके से मैक्रो के साथ आर्गुमेंट्स का यूज किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स। सबसे पहले मैक्रो के बारे में हमने जो पढ़ चुका है कि मैक्रो जो होता है उसमें हम हैज़ डिफाइन का यूज़ करते हुए प्रीवियस डायरेक्टिव्स का मैक्रो हम डिफाइन करते हैं, जिसमें कि प्री डिफाइंड वैल्यू किसी एक आइडेंटिफायर के लिए फिक्स करते हैं। और जब कभी भी वो आइडेंटिफायर प्रोग्राम में आता है तो वो प्री डिफाइंड वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हम चाहे तो जिस तरीके से फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जिसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी फंक्शन विथ आर्गुमेंट, उसी तरीके से हम मैक्रो का यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें आर्गुमेंट का यूज़ किया जाए, यानी मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स। तो उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। उसका सिंटैक्स है हैज़ डिफाइन। अब जब हम दूसरे पहले सेंटेक्स में देखते हैं जहां हमने सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था, हैज डिफाइन आइडेंटिफायर, उसके बाद वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन। उसी तरीके से जब हम मैक्रो विथ आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि हम यहाँ मैक्रो डिफाइन करेंगे लेकिन आर्गुमेंट के साथ। जिस तरीके से फंक्शन में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं उसी तरीके से मैक्रो में भी आर्गुमेंट्स का यूज किया जा सकता है। तो हैज डिफाइन और इसके बाद जो सिंटेक्स होता था आइडेंटिफायर या फिर आइडेंटिफायर नेम, है ना। पिछले सिंटेक्स में हमने मैक्रो आइडेंटिफायर लिखा था उसको। तो हैज डिफाइन आइडेंटिफायर, उसके बाद इस तरीके से आप पैरेंथेसिस का यूज करते हुए इसमें आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे f1, f2, fn। ये कितने भी आर्गुमेंट्स, इस तरीके से कई आर्गुमेंट्स का यूज किया जा सकता है। और उसके लिए रिप्लेसमेंट वैल्यू या इसका जो सब्स्टिट्यूट है हम यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं। जैसा कि पहले हमने यूज किया है, इस मैक्रो को बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन इसके बॉडी के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर हमने आर्गुमेंट्स का यूज नहीं किया था। वहाँ हमने सिंपल लिखा था हैज डिफाइंड आइडेंटिफायर और उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कि जब हम मैक्रो का यूज़ करें तो वहाँ पर केवल वैल्यू ही यूज हो, कोई एक वैल्यू। पिछली बार में मैंने बताया था कि वैल्यू, केवल एक वैल्यू के जो यूज़ होता है वो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में होता है, लेकिन जो मैक्रो होता है उससे कहीं आगे होता है। मतलब केवल एक वैल्यू नहीं, वहाँ पर एक्सप्रेशन का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था आपको। तो वहाँ पर कई सिंटेक्स में वैल्यू, कहीं सिंटेक्स में स्ट्रिंग, या कहीं भी सिंटेक्स में वहाँ पर रिप्लेसमेंट वैल्यू लिखी होती है। तो उसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो सब्स्टिट्यूट होता है इस आइडेंटिफायर के लिए, जो कि रिप्लेस किया जाता है जब भी आइडेंटिफायर प्रोग्राम में आता है या हमारे कोड में आता है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, इस तरीके से सिंटेक्स से हम एक मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं विथ आर्गुमेंट्स। अगर इसके एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, हैज डिफाइन। अब मान लीजिए मैंने आइडेंटिफायर बनाया क्यूब और उसमें एक आर्गुमेंट दिया x। अब ये हो गई मैक्रो विथ आर्गुमेंट। अब इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं x इंटू x इंटू x। ये हो गई इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो प्री प्रोसेसर हमको अलाउ करता है कि इस तरीके से हम मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हैज डिफाइन क्यूब x,
इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू मैंने दिया है x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जब कभी भी प्रोग्राम में इस मैक्रो को यूज़ किया जाएगा और इस पर एक आर्गुमेंट दिया जाएगा तो ये इस वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाएगी। तो जिस तरीके से जब हम फंक्शन को यूज़ करते हैं आर्गुमेंट के साथ या फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो उसे फंक्शन कॉल कहा जाता है, उसी तरीके से फंक्शन मैक्रो विथ आर्गुमेंट जब प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है तो उसे बोलते हैं मैक्रो कॉल। और मैक्रो जब कॉल होता है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट वैल्यू द्वारा रिप्लेस होता है। मीन्स यहाँ पर जो ये पैरामीटर दिया हुआ है ये फॉर्मल पैरामीटर है। तो सबसे पहले जब मैक्रो कॉल आता है प्रोग्राम में तो उसके जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स है वो एक्चुअल आर्गुमेंट से रिप्लेस हो जाते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसर द्वारा इस वैल्यू को या इस आइडेंटिफायर को इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल अगर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हैज डिफाइंड क्यूब एक्स इंटू एक्स जो हमने दिया हुआ है वैल्यू, अगर इसे प्रोग्राम में यूज करते हैं और प्रोग्राम में कहीं इसको कॉल करते हैं इस तरीके से क्यूब थ्री, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्यूब 3, इस तरीके से मैंने मैक्रो को कॉल किया। तो अगर हम मैक्रो को इस तरीके से कॉल करते हैं जिसमें आर्गुमेंट दिया हुआ है तो इसमें जो एक्चुअल इसका पैरामीटर 3 है वो फॉर्मल पैरामीटर को रिप्लेस करता है, x की जगह लेता है 3 और फिर रिप्लेसमेंट वैल्यू में ये x इंटू एक्स का मतलब होता है 3 इंटू 3। मतलब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये कैसे इवेलुएट होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 इंटू 3 आंसर होगा 27। तो इस तरीके से मैक्रो जब प्रोग्राम में कॉल होता है, मैक्रो कॉल जब आता है तो जो प्री प्रोसेसर होता है उसकी फॉर्मल आर्गुमेंट को एक्चुअल आर्गुमेंट से रिप्लेस करता है और प्री प्रोसेसर द्वारा वहाँ पर मैक्रो आइडेंटिफायर जो है वो उसकी वैल्यू द्वारा रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने आर्गुमेंट्स के अंदर या फिर हमने पैरामीटर जितने भी यूज़ किए हैं वो उस मैक्रो से मैच किए जाते हैं। अगर हमने क्यूब में एक पैरामीटर यूज़ किया है x और हमने यहाँ पे 2 वैल्यू दी तो वो एरर आएगा, वो रन नहीं हो पाएगा। मतलब जब भी हम मैक्रो कॉल किया जाता है तो उसके पैरामीटर की संख्या मैच की जाती है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस हो जाता है, उसके बाद वो जो आइडेंटिफायर है वो उसकी वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है प्री प्रोसेसर द्वारा। और कुछ इस तरीके से आंसर यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स का यूज प्रोग्राम में करते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। पिछले एग्जांपल में जो मैंने लिखा हैज डिफाइन और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था क्यूब x और इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू लिखी थी x इंटू एक्स। तो जब हम इसको यूज करते हैं प्रोग्राम में और लिखते हैं क्यूब 3 तो जो इसका आंसर होता है वो होता है 3 इंटू 3 इज इक्वल 27। लेकिन पिछली बार भी मैंने आपको जब बताया था एग्जांपल मैक्रो के लिए और ये बताया था कि हम वहाँ पर वैल्यू की जगह एक एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से एक्सप्रेशन में हमको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कभी वो इवेलुएट होता है, जब कभी उसका यूज़ किया जाता है तब उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस के हिसाब से उनका गणना होता है या उनका रिजल्ट आता है और कभी कभी आंसर जो होता है वो गलत आता है। तो उसके लिए हमको उसको पैरेंथेसिस में रखना चाहिए जो भी इसकी वैल्यू यूज़ की जा रही है, एक्सप्रेशन में जो भी यूज़ किया जा रहा है वैल्यू। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स में ये आंसर सही है, लेकिन मान लीजिए ये x की जगह अगर मैं दूसरी कोई वैल्यू लेता हूँ एक्सप्रेशन के रूप में तो उसका आंसर कैसा होगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, मान लीजिए इसको, और कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं क्यूब
अब 3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 + 1। तो एक्चुअल में 2 + 1 3 ही है, लेकिन जब इस तरीके से x की जगह मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट नहीं लिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया गया है, आर्गुमेंट एक ही है, 2 + 1 एक्सप्रेशन है। अब ये x की जगह रिप्लेस होगा 2 + 1। अब जब इसका यूज होगा प्रोग्राम में तो इसकी जो इवेल्युएशन होगी वो कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगा 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से जो इनटू का ऑपरेटर है वो प्लस और माइनस से हाई प्रेसिडेंस रखता है। तो जब कभी भी एक एक्सप्रेशन में इनटू ऑपरेटर होता है तो और प्लस ऑपरेटर दोनों हैं, तो प्लस के पहले इनटू ऑपरेटर जो होता है वो पहले इवेल्युएट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कैसा होगा, जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, गलत आंसर आएगा। सबसे पहले 1 × 2 और 1 × 2 पहले इनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगली बार आंसर क्या होगा, 2 + 2 × 1 2, उसके बाद प्लस 2 × 1 2 और उसके बाद +1। अब आखिरी में जो प्लस ऑपरेटर बच गया इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। तो आप देख पा रहे होंगे ये आंसर 7 आया, जो कि गलत है। हमारा जो आर्गुमेंट है वो 2 + 1 है, मतलब 3 है, और हमारा आंसर होना चाहिए 27। लेकिन जब इस तरीके से इसका यूज किया गया तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नियम लागू होने का आंसर गलत आ रहा है। यही कारण है कि जब हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं रिप्लेसमेंट में तो उसको पैरेंथेसिस में क्लोज करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर अगर हमको चाहते हैं तो उसके लिए हमको पैरेंथेसिस का यूज इस तरीके से यहाँ करना होगा। ये पूरी रिप्लेसमेंट वैल्यू इस तरीके से पैरेंथेसिस में रखी जाएगी और फिर जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा। अब इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1। अब जो पैरेंथेसिस होती है कोष्टक में जो होती है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो बाकी ऑपरेटर से हाई होती है। मतलब पहले इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर बाकी ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर 2 + 1 है, 3 × 3 × 3, आंसर 27, जो कि एकदम सही है। तो इसी तरीके से पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी हम रिप्लेसमेंट वैल्यू की जगह पर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो हमें इस बात की सावधानी रखनी होती है कि उसे पैरेंथेसिस में रखा जाए, ताकि जब उसका यूज प्रोग्राम में किया जाए तो आंसर सही आ सके। अदरवाइज अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो आप देख पाए कि किस तरीके से आंसर गलत आ सकता है। तो इसकी सावधानी आप जब भी प्रोग्राम में इसे यूज करेंगे रखेंगे। एक छोटे से प्रोग्राम द्वारा हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज हम प्रोग्राम में कर सकते हैं, यानी मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स का। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। हालांकि मैंने उसे एग्जाम्पल में समझा दिया है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा और उसे समझ लेते हैं, हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। हैज, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हम, हैज इंक्लूड stdio.h। इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब एक मैक्रो में डिफाइन कर रहा हूं विथ आर्गुमेंट, जिसको एग्जांपल में मैंने डिफाइन किया ही था, हैज डिफाइन मान लीजिए, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसको एग्जांपल हमने समझ लिया है इसलिए इसकी जगह दूसरे लेते हैं एग्जांपल। मल्टीप्लिकेशन का ये नहीं मल्टी लिखा है मैंने, और इसमें 2 आर्गुमेंट ले रहा हूं मैं, a, b। इस तरीके से ये जो हुआ हमारा मैक्रो, वो आइडेंटिफायर उसका नाम है मल्ट, और इसके अंदर मैंने 2 आर्गुमेंट यूज किया है a एंड b। इसके लिए रिप्लेसमेंट वैल्यू मैं लिखता हूं a × b।
इस तरीके से ये एक मैक्रो डिफाइन हो गया विथ आर्गुमेंट। अब इसका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन से। मेन जब भी हम कभी इसका यूज करेंगे तो एक आंसर जनरेट करेगा, उसके लिए मैं एक इंटीजर वैल्यू बना रहा हूं आंसर। अब इस मैक्रो का यूज हम करके देखते हैं। अगर हम लिखते हैं आंसर इज इक्वल, मैक्रो का यूज करते हैं मल्ट, यहां ए और बी की वैल्यू मैं दे रहा हूं 2, 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ मैक्रो का यूज किया और एज ए आर्गुमेंट मैंने रखा 2 और 3। आप यहाँ पर वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं जो कि यूजर द्वारा लिया जाए, मतलब एक्स की ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यूजर से एंटर करा के यहाँ वेरिएबल वैल्यू भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखा हुआ है। तो अब आंसर को प्रिंट करते हैं, प्रिंटफ आंसर इज इंटीजर इसलिए %d, कॉमा आंसर आएगा आंसर में आंसर, लास्ट में गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। इस तरीके से एकदम छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें आप किस तरीके से हम अपने मैक्रो को विथ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। आपने देखा हमने जब मल्ट का यूज किया 2 और 3 इस तरीके से यूज किया तो यहाँ पर मैक्रो कॉल होगा और इसकी जो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज है वो इसके फॉर्मल पैरामीटर ए और बी को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के कारण ए की वैल्यू होगी 2 और बी की वैल्यू होगी 3। अब प्री प्रोसेसर द्वारा इस आइडेंटिफायर को इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू से जब रिप्लेस किया जाएगा तो ए की जगह 2 और बी की जगह 3 होने के कारण ए इंटू बी आंसर जनरेट करेगा 6। तो मल्ट 2, 3 इसका रिप्लेसमेंट होगा ए इंटू बी से, आंसर आएगा 6। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आंसर की जगह प्रिंट होगा 6। यहाँ पर आप जो वैल्यू मैंने लिया है यूजर से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से मैक्रो का यूज हम आर्गुमेंट के साथ कर सकते हैं जिससे और भी यूजफुल हो जाता है। आगे के प्रोग्राम में हम मैक्रो के लिए नेस्टिंग ऑफ मैक्रो पढ़ेंगे जिसमें किस तरीके से मैक्रो का यूज एज ए नेस्टेड किया जाता है या नेस्टेड मैक्रो का यूज किया जाता है हम समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे अदर वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।